चोई, एक युवा होनहार लड़का, एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाता है। रास्ते में वह अपनी मंगेतर से संपर्क करता है, जो उसे शुभकामनाएं देती है। और फिर अचानक उसकी आंखों के सामने सड़क पार कर रहा एक आदमी एक कार से टकरा जाता है और चोई के पैरों के नीचे से उठ जाता है। वह आदमी उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारा आदमी चोई की बाहों में मर जाता है। इससे चोई को इतना झटका लगता है कि वह इंटरव्यू के दौरान बुनियादी सवालों के जवाब भी नहीं दे पाता है और स्वाभाविक रूप से उसे नौकरी के लिए मना कर दिया जाता है। अगले 7 साल काम की तलाश में बिताता है। अपने कर्ज चुकाने के लिए मजदूर, वेटर और टैक्सी ड्राइवर के तौर पर काम करता है, जबकि उसके दोस्त अनुभव हासिल करते हैं और परिवार बनाते हैं। वह हजारों रिज्यूमे भेजता है, इंटरव्यू देता है और मानता है कि उसे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन समय बीता जाता है और कुछ नहीं बदलता। एक दिन वह उसी निगम में साक्षात्कार के लिए जाता है जहां 7 साल पहले था। विभिन्न अजीब नौकरियों की सूची वाले उसके रिज्यूमे को पढ़ने के बाद प्रबंधक उस लड़के की दृढ़ता, कई प्रमाण पत्रों और लाइसेंसों पर ध्यान देता है। उसने जो कुछ भी प्राप्त किया है। चोई साक्षात्कार से आशावान होकर बाहर निकलता है, लेकिन फिर उसे बताया जाता है कि उसके निवेश पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। निराशा के आवेश में वह निवेशक से भिड़ने के लिए उसके पास जाता है और उसके दरवाजे तोड़ देता है। पड़ोसी पुलिस को बुलाते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। चोई ने स्वेच्छा से अपना पैसा एक घोटालेबाज को सौंप दिया। व्याकुल होकर वह अपनी मंगेतर के घर जाता है और देखता है कि उसे एक आदमी एक शानदार कार में छोड़ रहा है। वह चोई को देखती है और उसे कुछ समय के लिए पैसे देती है। परेशान होकर चोई अपनी मंगेतर से उसे भूल जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे अपनी जिंदगी को ऐसी विफलता से नहीं जोड़ना चाहिए। एंडी घर जाता है। वह अपने सारे सामान को दरवाजे पर पाता है, क्योंकि अपार्टमेंट के मालिक ने उसे भुगतान न करने के कारण बेदखल कर दिया है। सुबह उसे एक संदेश मिलता है जिसमें उसे निगम में नौकरी से खारिज कर दिया जाता है। यह अंततः चोई को पागल कर देता है। वह छत पर चढ़ जाता है, यह महसूस करते हुए कि जिस दिन कार से टकराया आदमी उसकी बाहों में मर गया, उस दिन उसका जीवन गड़बड़ा गया था। चोई को अब मौत का डर नहीं रह गया है। वह एक कदम आगे बढ़ता है और गिर जाता है और किनारे पर उसका फोन बजता है, जिसमें उसकी मां का नाम दिखाई देता है। अंधेरे में चोई को होश आ जाता है। उलझन में वह आंखों पर से पट्टी हटाता है और खुद को एक हवाई जहाज के अंदर एक कुर्सी पर पाता है। मॉनिटर पर एक अनजान चेहरा दिखाई देता है। अचानक एक लड़की दिखाई देती है। उसका आखिरी नोट पढ़ते हुए वह घोषणा करती है कि वह मर चुका है, लेकिन इस बात से पूरी तरह असहमत है कि मौत दर्द को खत्म करने का एक तरीका है। वह चोई को एक ऐसी जगह ले जाती है जहां वह उसे असली पीड़ा दिखाना चाहती है। वे खुद को एक ऊंचे टावर पर पाते हैं जहां नीचे से चीखें आ रही है। वह मौत की देवी है और मौत का अपमान करने के लिए उसे दंडित करने का इरादा रखती है। उन शब्दों के साथ लड़की चोई को नीचे फेंक देती है और वह खून के समुद्र में भयानक जीवों के झुंड में गिर जाता है। वह चिल्लाता है, राक्षसों से लड़ता है और वह वापस हवाई जहाज के केबिन में पहुंच जाता है, जहां उसका सामना मौत की देवी से होता है। चोई को पता चलता है कि सजा के तौर पर उसे अलग अलग लोगों के शरीर में 12 बार मरना होगा। अगर वह नरक से बचना चाहता है तो उसे दिए गए जीवन में से कम एक में जीवित रहने की कोशिश करनी होगी। चोई विरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन मौत गायब हो जाती है। विमान का इंजन हिलना शुरू हो जाता है और भयभीत चोई लाइफ जैकेट पहन लेता है। बावजूद इसके कि फ्लाइट अटेंडेंट समझाता है कि यह सिर्फ अशांति है। जल्द ही सब कुछ स्थिर हो जाता है। चोई विमान के कैबिन के चारों ओर देखता है और महंगी चीजों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर एक अपरिचित चमकती हुई वस्तु उसके सामने प्रकट होती है, जिसमें उस व्यक्ति की यादें और कौशल शामिल हैं, जिसके शरीर में वह अब रहता है। चोई खुद को निगम के मालिक के दूसरे बेटे के शरीर में पाता है, जहां वह नौकरी पाने के लिए बहुत उत्सुक था। उस आदमी को एहसास होता है कि वह इस सारी दौलत के साथ अपना जीवन जारी रख सकता है और जीने के लिए सहमत हो जाता है। हालांकि विमान का इंजन फट जाता है। चोई अपनी सीट तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है और अपनी सीट बेल्ट बांध लेता है, क्योंकि फ्लाइट अटेंडेंट को एक खाई में ले जाया जाता है। विमान में विस्फोट हो जाता है और चोई आग की लपटों में मर जाता है। लेकिन तुरंत ही वह एक विशाल अंधेरे स्थान में पुनर्जन्म लेता है, जहां नरक की ओर जाने वाला एक चमकता हुआ दरवाजा है। मौत एक मेज पर बैठी है, एक बंदूक में गोलियां लोड कर रही है, जो हर बार उसे मार डालेगी, जिससे वह दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो सकेगा। उसने जो चमकता हुआ पत्थर देखा, वह उसे उस व्यक्ति की यादें और क्षमताएं प्रदान करेगा जिसके शरीर में वह प्रवेश करेगा। चोई इस खेल के नियमों को नहीं समझता। अगर बाकी सभी मौतें भी ऐसी ही अपरिहार्य हैं, तो वह कैसे बच सकता है? लेकिन मौत का मानना है कि अब यह उसकी समस्या है। अगर वह नरक से नहीं बचता है तो वह उस नरक में चला जाएगा जिसे वह उसे दिखाना चाहती है। चोई चीखों और दर्द से भरी एक जलती हुई जगह देखता है और अपने अपराध को न समझ पाने के लिए खुद भी रोता है और फिर मौत कबूल करती है। उसका अपराध यह है कि वह उसके पास आने से पहले ही मौत के पास पहुंच गया, लेकिन उसके पास अभी भी नरक में न जाने का मौका है। मौत की गोली चलती है और चोई खुद को एक आदमी के रूप में एक बड़ी ऊंचाई से गिरता हुआ पाता है। पहले तो वह मदद के लिए विनती करता है, लेकिन फिर चमकता हुआ पत्थर दिखाई देता है और चोई को पता चलता है कि उसका नया शरीर एक चरम खिलाड़ी का है, जो एक विशेष रूप से बनाए गए जाल में पैराशूट के बिना कूदने के लिए सहमत हुआ है, जिसे दुनिया भर में प्रसारित किया जाता है। अगर वह सफल होता है तो प्रायोजक उसे एक बड़ी रकम देगा। चमकती हुई वस्तु चोई में प्रवेश करती है।
और उसे एक एथलीट की क्षमताएं प्रदान करती है। उस आदमी को पूरा भरोसा है कि वह यह सब कर सकता है। हालांकि वह नेट के सामने ही दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिससे दुनिया भर के दर्शक चौंक जाते हैं। चोई खुद को नरक के कगार पर पाता है। एक बार फिर वह क्रोधित होता है कि उसके पास बचने का जरा सा भी मौका नहीं था। फिर वह आदमी ये बताना शुरू करता है कि वह एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था, उसे नौकरी नहीं मिली और उसने अपनी मंगेतर को खो दिया। उसके पास पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं था। मौत उसकी गिनाई गई समस्याओं का मजाक उड़ाती है और उसके सिर में गोली मार देती है। इस बार चोई खुद को एक किशोर के शरीर में पाता है। फिर वह अपने एक सहपाठी को दुर्घटनाग्रस्त एथलीट का वीडियो देखते हुए और उसकी मौत पर हंसते हुए देखता है। एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई देता है और चोई को पता चलता है कि वह अपनी मां के साथ रहता है क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो गई है। महिला अपने बेटे का पालन पोषण करने के लिए कड़ी मेहनत करती है, लेकिन वह स्कूल से नफरत करता है क्योंकि कक्षा का नेता उसे धमकाता है। और एक दिन एक और पिटाई के बाद उसने छत से कूदने का फैसला किया। तभी चोई उसके शरीर में प्रवेश करता है। चोई को एहसास होता है कि अगर वह बच गया तो वह नरक में नहीं जाएगा और फिर से शुरू कर सकता है। लेकिन क्लास लीडर तुरंत उसे दूध लाने की याद दिलाता है। उसे दूध चाहिए। क्रोधित चोई एक कुर्सी पकड़ता है और नेता को सबक सिखाने के लिए उस पर हमला करता है। लेकिन नेता के दोस्त उसकी मदद के लिए आते हैं। उनमें से एक लंबा मजबूत आदमी चोई की पिटाई करता है और कोई भी उसे बचाने नहीं आता। कक्षाओं के दौरान चोई अपनी स्थिति पर विचार करता है और निष्कर्ष निकालता है कि उसे पहले मजबूत आदमी का समर्थन प्राप्त करने की आवश्यकता है। वह घर लौटता है और गरीब अपार्टमेंट को देखकर अपनी मां को याद करता है। वह भी एक अकेली मां के साथ गरीबी में बड़ा हुआ है, जो अब पूरी तरह से अकेली है। दूसरी मां के साथ रात का खाना खाते हुए वह अपनी मां को देखता है और नुकसान के दर्द से रोता है। शाम को उसे क्लास लीडर से पैसे की मांग करने वाला एक संदेश मिलता है, जो लगातार चोई को धमकाता है। अगले दिन चोई उस ताकतवर लड़के से मिलता है और वह बताता है कि क्लास लीडर 11वीं कक्षा के सबसे ताकतवर छात्र का दोस्त है और वह अपने गुर्गों को जो चाहे करने देता है। दोपहर के भोजन के दौरान नेता फिर से चोई को धमकाता है और पूरे स्कूल के सामने चोई उसके सिर पर नूडल्स डाल देता है। इस दुस्साहस से हैरान नेता मजबूत आदमी को चोई को पकड़ने का आदेश देता है, लेकिन वह अचानक मना कर देता है क्योंकि वह दोपहर का भोजन मिस नहीं करना चाहता। यह महसूस करते हुए कि कोई भी नेता की रक्षा करने वाला नहीं है, अन्य लोग अब पूर्व नेता पर हंसते हैं। मजबूत आदमी को याद आता है कि कैसे चोई ने उससे कहा था कि जो होने वाला है उसमें हस्तक्षेप न करे। पूर्व नेता मामले को सुलझाने के लिए अपने गिरोह का नेतृत्व करने वाले 11वीं कक्षा के छात्र के पास जाता है, लेकिन यह देखने पर कि उसकी मदद की जरूरत किसके खिलाफ थी, वह हैरान रह जाता है। क्या एक स्कूली लड़का अपने छोटे सहपाठी को अकेले नहीं संभाल सकता? फिर वह उसके गिरोह में क्यों है? शर्मिंदा पूर्व नेता चोई पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मजबूत आदमी आगे आता है। मूर्ख स्कूली लड़के की शक्ति समाप्त हो गई है और यहां तक कि उसकी प्रेमिका भी किसी और को पसंद करती है। अब चोई मजबूत होने के लिए दौड़ना शुरू कर देता है क्योंकि उसे मजबूत होने की जरूरत है। और फिर एक शाम पूर्व नेता उस पर हमला करता है और उसे पत्थर से मार देता है। चोई फिर से नरक के कगार पर जागता है। उसे माथे में गोली लगती है और एक नए शरीर में पुनर्जन्म होता है। वह खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है और उसके सिर पर एक बोरी रखी होती है। वे उसे पानी से प्रताड़ित करते हैं और फिर बैग को हटाते हैं, ये जानने की मांग करते हैं कि लड़की और पैसे कहाँ हैं। और जब उसके ऊपर एक हथौड़ा उठाया जाता है तो एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई देता है। चोई को पता चलता है कि वह एक हत्यारे के शरीर में है। उसे एक बार बॉस की लड़की से प्यार हो गया था, जिसने उसे भागने में मदद करने के लिए कहा था। उसने लड़की और बॉस से चुराए गए 10 बिलियन को छिपा दिया और एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया। लेकिन वह बॉस के हाथों पकड़ा गया और अब वह आदमी छूटकर भाग जाता है और खुद ही गुंडों पर हमला कर देता है। वह लाइट बंद करने और गिरोह को हराने में कामयाब हो जाता है। चोई चोरी किए गए पैसे को खोजने का फैसला करता है, जिसका इस्तेमाल वह एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए करेगा। वह दरवाजा खोलता है और खुद को एक चलती ट्रक में पाता है। पीछा करने के दौरान चोई मोटरसाइकिल पर निकल जाता है। वे उसे एक पुल पर घेर लेते हैं, जहां वह भागने के लिए अपने सभी कौशल का इस्तेमाल करता है, जिससे एक बड़ी दुर्घटना होती है। चोई अपनी मोटरसाइकिल पर रात के शहर में दौड़ता है, लेकिन पीछा करना बंद नहीं होता। फिर वह एक शॉपिंग मॉल में प्रवेश करता है, एक लिफ्ट में कूदता है और पीछा करने वालों के पहुंचने से पहले ही दरवाजे बंद कर देता है। और जब वे आखिरकार छत पर उसे पकड़ लेते हैं तो वह सीधे एक पूल में कूद जाता है। बॉस भाग्यशाली लड़के को खोजने का आदेश देता है और वह घाट पर पहुंचता है, जहां एक लड़की उसकी बाहों में आ जाती है। और जब वह उसे बताता है कि पैसे लालटेन वाली नाव में है तो वह उसे गोली मार देती है। वे खुद को नरक के द्वार पर पाता है और उसकी मौत हंसती हुई होती है। लेकिन चोई इतना सरल नहीं है, क्योंकि उसने अगले जन्म में पैसे का सही स्थान नहीं बताया। वह उसे पाने की उम्मीद करता है। वह आदमी मर जाता है और जेल की कोठरी में पहुंच जाता है। उसके दोस्त उसे चेतावनी देते हैं कि वह अच्छा व्यवहार करे या हत्यारा, एक मनोरोगी, उसकी रिहाई से ठीक 4 दिन पहले उसे खत्म कर देगा। फिर मनोरोगी कोठरी में प्रवेश करता है। और चोई उसे कक्षा के नेता के रूप में पहचानता है, जिसने सहपाठियों को धमकाया था। खुद को रोक पाने में असमर्थ चोई उस पर हमला करता है। अन्य कैदी उसे घसीट कर ले जाते हैं और फिर एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई देता है। चोई का नया शरीर एक ऐसे व्यक्ति का है जो MMA फाइटर बनने का सपना देखता था, लेकिन उसकी मां कर्ज में डूब गई और वह व्यक्ति किसी और के पैसे के लिए अपराध करने के लिए सहमत हो गया। फाइटर अभी भी एक खनिक था,
इसलिए उसे एक पैदल यात्री को कुचलने के लिए निलंबित सजा मिली। हालांकि मुकदमे के दौरान पीड़ित की मृत्यु हो गई और उस व्यक्ति को असली 2 साल की सजा मिली। जब असली अपराधी का वकील उसके पास आया, फाइटर उसे बेनकाब करने की धमकी दी और अधिक पैसे की मांग की। और अब चोई स्कूली लड़के को यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा है कि वह एक डरावना मनोरोगी हत्यारा नहीं है, बल्कि एक दयनीय किशोर हत्यारा है। ऐसे झूठ से नाराज कैदियों ने हत्यारे की पिटाई कर दी। एक दिन कार्यशाला में काम के दौरान एक दुखद दुर्घटना होती है। जब गार्ड घायलों को ले जा रहे होते हैं तो बाकी लोग खुद को हथियारबंद कर लेते हैं और ये कहते हुए कि चोई जेल से जिंदा नहीं निकलेगा, उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन एमएमए का भावी चैंपियन हमलावरों को तितर बितर कर देता है। रात में वह स्कूली लड़के को एक टांग बनाते हुए पकड़ लेता है और उसे दंडित करने के लिए वह मृत लोगों को देखने का नाटक करता है। और अब स्कूली लड़के का शिकार उसके पीछे खड़ा है, ये कहते हुए कि वह हमेशा अपने हत्यारे को परेशान करेगा। पूर्व बहुत ही भोला वर्ग नेता मानसिक रूप से टूट जाता है। रिहाई का दिन आता है। चोई असली अपराधी के वकील से मिलता है जो उसे अतिरिक्त पैसे लाता है, लेकिन अचानक वह व्यक्ति उन्हें मना कर देता है क्योंकि वह अब से ईमानदारी से जीने का इरादा रखता है। बाद में वह घाट पर जाता है और अपने पिछले स्वयं द्वारा छिपाए गए 10 बिलियन को पाता है। वह उन्हें एक किराए के अपार्टमेंट में ले आता है और भविष्य के लिए योजना बनाता है। रात में वह अपनी मां के सपने देखता है और आंसू में जाग जाता है और फिर उसे अपने नए शरीर की मां से एक कॉल आती है। चोई आने का वादा करता है। वह पैसे को 2 हिस्सों में विभाजित करता है, एक को नई मां के लिए तैयार करता है और दूसरे को स्टेशन पर एक भंडारण कक्ष में छिपा देता है। चोई उस इलाके में जाता है जहां लड़ाकू रहता था। उस पर एक आदमी चाकू से हमला करता है और चोई को समझ में नहीं आता कि उसे किसने घायल किया। वह आदमी उसे याद दिलाता है कि उसने अपनी बेटी को कार से कुचल दिया था। वह आदमी माफी मांगता है और कबूल करता है कि हिट एंड रन किसी और ने किया था और उसने पैसे का दोष अपने ऊपर ले लिया। हैरान आदमी तब रुकता है जब पदचाप सुनाई देती है और भाग जाता है। पता चलता है कि चोई के जेल के दोस्त ने उसे पकड़ लिया, लेकिन अचानक उसने कबूल कर लिया कि वह लड़ाकू को मारने के लिए जेल गया था और उसे मार दिया गया। वो उसे पहले पाकर खुश है क्योंकि उसके सिर के लिए इनाम है। वह आदमी चोई को चाकू मारता है, जो पैसे के लिए पछताते हुए मर जाता है और फोन बजता है जिसमें मां का नाम दिखाई देता है। चोई फिर से मौत के सामने खुद को पाता है, लेकिन इस बार वह अपनी मां को याद करते हुए रोता है। मौत अपनी नई विफलता से निराश है और वह अगले जन्म में गोली मारने के लिए कहता है। वह खुद को ट्रेन स्टेशन से कुछ दूर एक युवा लड़के के शरीर में पाता है। स्टोरेज रूम में भागता है और आखिरी समय में पैसों से भरा बैग निकालने में कामयाब हो जाता है। फिर उसे एक पोस्टर पर एक आदमी दिखाई देता है और दिखाई देने वाला पत्थर बताता है कि वह आदमी एक मॉडल के रूप में काम करता है। घर जाता है और महंगे फर्नीचर की प्रशंसा करता है। फिर एक कॉल आती है और मॉडल का एक दोस्त उसे एक पार्टी की याद दिलाता है। चोई पार्टी में जाता है और उसे पता चलता है कि वह शराब नहीं पी सकता क्योंकि वह जल्दी नशे में आ जाता है। अचानक उस निगम के सीईओ प्रकट होते हैं जहां उन्होंने कई बार नौकरी पाने की कोशिश की थी और चोई उनसे मिलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वह पूरी तरह से मौज मस्ती में डूब जाता है। वह जाग जाता है। जब उसका बड़ा भाई उसे जगाता है तो पता चलता है कि उन्हें एक पूरे कैफे की देखभाल करनी है और जब उसका भाई चला जाता है तो चोई को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है और इस दिन उसे वेटर के रूप में काम करना पड़ता है। और फिर कैफे में उसके पिछले जन्म की मंगेतर जीसिल प्रवेश करती है। लड़का पूरी तरह से अवाक है। उसे याद है कि कैसे वे मिले थे जब बल्डकी ने अपनी पहली किताब के की पन्ने खो दिए और उसने उन्हें उठाया था, और कैसे उसने सुझाव दिया कि वे अलग हो जाएं क्यों कि वह खुद को उसके लायक नहीं समझता था। और अब एक नए भाई ने उसकी अजीबोगरीब स्थिति को देखते हुए उसे बताया कि लड़की एक प्रसिद्ध लेखिका है। चोई ने तुरंत गूगल किया और पता चला कि लड़की के उपन्यास ने हाल ही में उसके पसंदीदा लड़के को समर्पित एक प्रतियोगिता जीती है। चोई को छत से कूदने से पहले की रात याद आती है। जाहिर है उस लिफाफे में उसकी पुरस्कार राशि थी। परेशान होकर लड़का लड़की की किताब ढूंढने निकल जाता है। जब वह इसे पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि यह उनके साझा अनुभवों और घटनाओं पर आधारित थी। उसने उससे कहा कि कोई भी उससे ज्यादा उसे प्यार नहीं करेगा और उसने वादा किया कि वह उसे कभी जाने देगा। अब कैफे में उसे याद आता है कि उसने उसे उसकी किताब के प्रकाशन के बाद एक फाउंटेन पेन देने का वादा किया था, क्योंकि उसके अनुसार हर सच्चे लेखक के पास एक होना चाहिए। उस शाम उसने चुपके से पेन खरीदा और उस पर नक्काशी करने के लिए कहा, लेकिन उसने उसे कभी नहीं दिया। फिर वह आदमी जिसे उसने उस दिन उसके घर के सामने देखा जीसू के पास आता है, लेकिन अब वह अपने परिवार के साथ है और लड़की को अपनी बहन कहता है। चोई को अपनी गलती का एहसास होता है। अगले दिन वह लड़की से उसकी पसंदीदा चाय के साथ मिलता है और उसे एक नई किताब का विचार बताने की अनुमति मांगता है। वह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताता है जो लगातार मौतों का सामना करता है। लड़की हैरान रह जाती है क्योंकि वह सब कुछ बहुत ही वास्तविक तरीके से बताता है। वह हीरो का नाम पूछती है, लेकिन इसके बजाय चोई उसका ऑटोग्राफ मांगता है और अचानक उसे लड़की के हाथ में वही पेन दिखाई देता है जो उसे चोई की मां ने दिया था। उस दिन से वह उससे रोज मिलता है और उसे बताता है कि उसका कथित हीरो किस दौर से गुजर रहा है। लड़की हैरान रह जाती है
क्योंकि सब कुछ वैसा ही लगता है, मानो वह किसी वास्तविक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हो। एक दिन उसने लड़की को एक लाल छाता दिया क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। वह कैफे में वापस आया जहां एक वेट्रेस ने एक गिलास तोड़ दिया और उसने उसके टुकड़े साफ करने में उसकी मदद की और अपना हाथ काट लिया। फिर दूर से पुलिस के सायरन की आवाज आई और कैफे में प्रवेश करने वाली लड़कियां दुर्घटना के शिकार व्यक्ति के बारे में बात करने लगीं। चोई त्रासदी के दृश्य पर पहुंचे और टूटी हुई लाल छतरी देखी। जब उन्होंने जीसू को सड़क के उस पार खड़े देखा तो वह चिल्लाने लगे। लड़की ने यह सब देखा और उसके हाथ पर पट्टी बांधने और बात करने के लिए रुकी। वह समझ गई कि वह लड़का किसी प्रियजन के लिए डरा हुआ था। आखिरकार जब उसे अपने प्रिय की मृत्यु के बारे में विदाई के रूप में पता चला तो उसने भी वैसा ही व्यवहार किया। उसने कहा कि वह अब और नहीं आएगी क्योंकि उसकी कहानियों ने उसे उसके नुकसान की याद दिला दी। बाद में वह चोई की कब्रगाह पर जाती है और उसकी तस्वीर के सामने रोती है और चोई खुद किनारे से यह सब देखता है। लड़की के जाने का इंतजार करने के बाद वह कलशों वाली शेल्फ के पास पहुंचता है जहां चोई की मां उसे पाती है। वह उसे रोते हुए सुनता है और खुद भी रोता है, माफी मांगने की कोशिश करता है। बाद में वह चोई की मां को एक पत्र लिखता है जो संभवतः चोई के दोस्त का है और उसे पैसों वाले बैग में रखता है। फिर उसे महिला को दे देता है। अगले दिन वह जीसू से मिलता है और उसे अपनी कहानी का सिलसिला बताता है। उसे यह आश्चर्यजनक लगता है और वह उसे अपने साथ घर ले जाने की अनुमति देती है। उसे उम्मीद है कि उसकी कहानी अच्छी तरह खत्म होगी क्योंकि उसे मुख्य किरदार के लिए तरस आता है। उसे याद है कि कैसे एक बार उसने उसे अपने सहकर्मियों से मिलवाया था, इस बात की परवाह किए बिना कि वह एक वेटर था, क्योंकि वह उसे मेहनती और सुंदर मानती थी। वह उसके लिए सब कुछ थी, लेकिन उसने उसे भी यह नहीं बताया। उसे लगा कि वह उसकी मौत से उबर जाएगी और अब वह उसे ठीक से न समझ पाने के लिए माफी मांगना चाहता है और स्वीकार करता है कि वह हमेशा उससे प्यार करेगा। वह खुद को दोषी मानता है कि उसे यह एहसास नहीं हुआ कि उसके आसपास ऐसे लोग हैं जो निराशा और खुशी के क्षणों में उसके साथ रहेंगे और हंसेंगे। वह समझता है कि कभी नहीं बदला जा सकता, लेकिन उसने जो भी उसे बताया वो उसके साथ हुआ। वह मृत्यु की देवी की इच्छा से इस शरीर में आया था और वह खुद को अपने असली नाम चोई से पुकारता है। लेकिन फिर एक कार उनकी आंखों में घुस जाती है जिसकी आंखें कमजोर हो जाती हैं। वह उसी निगम के निदेशक को कार से बाहर निकलते हुए देखता है जो टूटे हुए बम्पर से परेशान है और उसे याद आता है कि उनके जीवन में वह इस आदमी से एक से ज्यादा बार मिल चुका था। यह वही था जो हवाई जहाज दुर्घटना के लिए जिम्मेदार था, जिसने अपने भाई को इस तरह से प्रतिस्पर्धी के रूप में खत्म कर दिया और लड़की को कुचल दिया, और अब वह शांति से चोई को मार देता है। बाद में पुलिस और डॉक्टर दुर्घटना के परिणामों को हटा देते हैं और चोई नरक के कगार अपने होश में आता है और खुद से वादा करता है कि वह बदमाश को नष्ट कर देगा। और फिर वह एक बंदूक पकड़ता है और मौत की देवी को गोली मारता है। एक अद्भुत विचार, बेहतरीन विशेष प्रभाव और एक बहुत गहरा अर्थ, और व्यर्थ नहीं। कई फिल्म समीक्षकों के अनुसार यह श्रृंखला कोरियाई सिनेमा में एक वास्तविक सफलता बन गई है। दोस्तों, मैं इसे देखने की अत्यधिक अनुशंसा करता हूँ। फिलहाल केवल 4 एपिसोड ही रिलीज हुए हैं और मैं आगे के एपिसोड का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ।